अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हेयर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और ये वो बेसिक मेडिकल नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, रिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने में हेल्प करेगा, बल्कि आपको लीगल इश्यूज से भी बचने में हेल्प करेगा इंशाल्लाह। प्रीवियस वीडियो में हमने एंटीप्लेटलेट्स मेडिकेशंस के बारे में डिस्कशन की थी, और हमने देखा था कि क्या इंडिकेशंस होती हैं, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं, और किस तरह से एंटीप्लेटलेट्स जो हैं वो वर्क करती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एंटीकोगुलेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एंटीकोगुलेंट्स जो हैं वो टोटल कितने टाइप्स के होते हैं, और उनका मैकेनिज्म एक्शन जो है वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, और क्लिनिकली ये किन डिजीज़ में यूज़ होते हैं, राइट। तो एंटीकोगुलेंट्स के बारे में सबसे पहली बात तो ये याद रखने की है कि ये प्रोफाइलैक्सिस टू कोगुलेशन है, यानी कोगुलेशन से पहले की सारी स्टोरी है ये, राइट। कोगुलेशन होने के बाद की स्टोरी जो है वो हम अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने बस ये ध्यान में रखना है कि ये प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशंस होती हैं सारी, राइट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने तो थेरेप्यूटिक रेंज भी पढ़ी है, तो इनको थेरेप्यूटिकली भी यूज़ करते हैं, लेकिन बिफोर हैपनिंग कोगुलेशन, राइट। अगर कोगुलेशन हो गई तो फिर ये कुछ नहीं कर सकते। इनका काम है कोगुलेशन को प्रिवेंट करना। कोगुलेशन होने के बाद जो मेडिकेशन यूज़ होती हैं उनको हम थ्रोम्बोलिटिक्स बोलते हैं, और वो हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो अब अगला क्वेश्चन ये है कि कोगुलेशन जो है वो ट्रिगर कैसे होती है। तो इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें मैंने प्राइमरी एंड सेकेंडरी होम्योस्टेसिस के बारे में बताया था। तो मैं एक जल्दी से रिव्यू कर देता हूँ। कोगुलेशन के बेसिकली दो ट्रिगर्स हो सकते हैं। नंबर वन इंट्रिंसिक पाथवे, और नंबर टू एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में जो मेन रोल है वो फैक्टर 12 का है, और एक्सट्रिंसिक पाथवे में जो मेन करेक्टर है हमारा वो फैक्टर 7 है। इंट्रिंसिक पाथवे जो है वो कोलेजन के एक्सपोजर से जो है एक्टिवेट होता है, और फिर वो फैक्टर 10 को, और फिर आगे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे के बाद एक्टिवेट होते हैं, और अल्टीमेटली ये फैक्टर 2 यानी प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा थ्रोम्बिन में, और उसके बाद फैक्टर 1 जो है फाइब्रिनोजिन, वो फाइब्रिन क्लॉट्स बना देता है। तो ये बेसिकली गोल है इंट्रिंसिक पाथवे का, और फाइब्रिन क्लॉट्स जो हैं वो प्लेटलेट प्लग्स को स्ट्रेंथन कर देते हैं, राइट। दिस इज़ द नॉर्मल फिजियोलॉजी कि हमारी बॉडी में जब क्लॉट बनते हैं तो इस तरह से बनते हैं। एक्सट्रिंसिक पाथवे की जो स्टिमुलेशन है वो किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस से हो सकती है, जैसे ट्रॉमा, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसमें जो सबसे पहले फैक्टर एक्टिवेट होगा वो फैक्टर 7 होगा, दैट विल लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10, और उसके बाद जो पाथवे है वो सारा कॉमन है, और अल्टीमेट गोल इसका भी फाइब्रिन क्लॉट्स बनाना ही होता है, राइट। तो ये दो पाथवेज हैं जिनके ज़रिए कोगुलेशन हो सकती है, राइट। अब हम देखते हैं कि एंटीकोगुलेंट्स जो है वो किस तरह से प्रिवेंट करते हैं कोगुलेशन को। एंटीकोगुलेंट्स में हमारे पास 5 से 6 ग्रुप्स होते हैं, जिनमें नंबर वन इज़ हेपरिन, नंबर टू इज़ लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, और उसके बाद आती है सिंथेटिक हेपरिन। हेपरिन जो है वो पैरेंटल रूट से एडमिनिस्टर की जाती है, और ये सबकुटेनियसली या आईवी फॉर्म में जो है वो पेशेंट को देते हैं। और इसका मैकेनिज्म एक्शन ये है कि ये इनहिबिट करती है फैक्टर 10 को और थ्रोम्बिन को। थ्रोम्बिन की जो इनिबिशन है वो इनडायरेक्ट है, और फैक्टर 10 की डायरेक्ट है। और इसका जो एक्शन है वो डोज डिपेंडेंट होता है, यानी हाई डोज में इसका एक्शन जो है वो एंटीप्लेटलेट्स भी होता है, और एंटीकोगुलेंट्स तो है ही है। इसकी अच्छी बात यह है कि ये शॉर्ट एक्टिंग है, और बुरी बात यह है कि इसमें हमें एपीटीटी को मॉनिटर करना पड़ता है रिपीटेडली, राइट। इसको हम सबकट बीडी टीडीएस में यूज़ कर सकते हैं, और आईवी फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, और आईवी इन्फ्यूजन में भी दे सकते हैं, राइट। इसकी डोजेज जो हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये किन किन कंडीशन में यूज़ होती है, और इसकी कौन कौन सी डोज किस कंडीशन में यूज़ होती है, राइट। उसके बाद है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन। इसकी एग्जांपल्स हैं इनोक्सापेरिन एंड डेल्टापेरिन। और इनोक्सापेरिन जो है वो आपको क्लेक्जेन के नाम से मार्केट में मिलती है। 40 mg 60 mg प्री फिल्ड सिरिंजेस होती हैं जो कि हम सबक्यूटेनियसली यूज़ करते हैं, और इसका मैकेनिज्म एक्शन भी वही है, क्योंकि ये हेपरिन का ही डेरिवेटिव है, तो ये इनहिबिट करता है फैक्टर 10 को। और इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें मॉनिटरिंग नहीं करनी पड़ती, जो हमें हेपरिन में करनी पड़ती थी एपीटीटी की मॉनिटरिंग, तो वो हमें इसमें नहीं करनी पड़ती, राइट। और ये रिलेटिवली लॉन्ग एक्टिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू हेपरिन। थर्ड नंबर पे हमारे पास है सिंथेटिक हेपरिन प्रोडक्ट, और इसका नाम है फोंडापेरिनक्स, और ये हमें मार्केट में एरिक्स्ट्रा के नाम से मिलती है। 2.5 एंड 7.5 mg में प्री फिल्ड सिरिंज की फॉर्म में आती है, और ये भी सब टेनिसली ही एडमिनिस्टर की जाती है।
और इसका मैकेनिज्म एक्शन भी वही है, फैक्टर 10 इनहिबिशन, क्योंकि ये हेपरिन का डेरिवेटिव है। इसकी हाफ़ लाइफ जो है वो 17 आवर्स है। और इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें हमें कोई मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, राइट। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि हमारे पास इसका कोई एंटीडोट नहीं है। अगर किसी पेशेंट में हम ये यूज़ कर रहे हैं और खुदा न खास्ता वो ब्लीड करने लगता है तो हमारे पास उसका कोई एंटीडोट नहीं है, राइट। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। इन दोनों का प्लस पॉइंट ये है कि इनका एंटीडोट अवेलेबल है और वो प्रोटामिन सल्फेट है। तो अगर इनके यूज़ करते हुए कोई पेशेंट ब्लीड करता है तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। इसमें जो फोर्थ मेडिसिन है वो है हमारे पास डायरेक्ट फैक्टर 10 इनहिबिटर्स, और ये पर ओरल फॉर्म में दिए जाते हैं। इसमें रिवारोक्साबान और एपिक्साबान शामिल हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। रिवारोक्साबान जो है वो आपको रिवारो के नाम से टैबलेट मिल जाती है 2.5, 10 एंड 15 mg में, और एपिक्साबान जो है वो एपिक्सागेट के नाम से आपको टैबलेट मिलेगी 2.5 एंड 5 mg में, राइट। उसके बाद फिफ्थ ग्रुप है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स का, और इसकी एग्जांपल्स हैं एर्गोट्रोबान, डेबिगेट्रॉन, बावेलिरुडिन एंड डेसिरुडिन। ये दोनों जो हैं ये स्पेसिफिकली थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स हैं और इनकी एफिनिटी जो है वो ज़्यादा है फॉर थ्रोम्बिन, इसलिए इनके इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा अच्छे हैं। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो इसका एंटीडोट नहीं है हमारे पास, दूसरा हमें इसमें एपीडीटी मॉनिटरिंग चाहिए। और इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि ये ट्रीटमेंट है हिट का। हिट इज़ हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी एक पेशेंट है जिसमें हेपरिन मिल रही है और उसको हेपरिन की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होना शुरू हो जाता है। इसको मैं एक अलहदा वीडियो में डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल आप ये रजिस्टर कर लें कि डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स आर द ट्रीटमेंट ऑफ हिट, राइट। उसके बाद जो सिक्स मेडिसिन है वो है हमारे पास वारफिन। वारफिन आपको टैबलेट वारफिन के नाम से 1, 2.5 एंड 5 mg में मार्केट में मिल जाती है। वारफिन जो है उसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि वो विटामिन के को इनहिबिट करती है, और उसकी वजह से ये होगा कि विटामिन के डिपेंडेंट जो फैक्टर्स हैं वो डेफिशिएंट हो जाएंगे क्योंकि उनकी सिंथेसिस नहीं हो सकेगी, राइट। और वो फैक्टर्स हैं 2, 7, 9, 10। ये 4 फैक्टर्स हैं जो विटामिन के डिपेंडेंट हैं और लिवर में सिंथेसाइज होते हैं, राइट। तो वारफिन जो है वो इनको सिंथेसाइज नहीं होने देगी और उसकी वजह से एक्सट्रिंसिक पाथवे जो है वो अपना काम नहीं कर सकेगा। वारफिन देते हुए हमें पेशेंट में पीटी और आईएनआर को मॉनिटर करना ज़रूरी है, और ये ज़्यादा एक्सट्रिंसिक पाथवे को डिस्टर्ब करता है, तो इसलिए हमें पीटी और आईएनआर को मॉनिटर करना ज़रूरी है। ये मैं बता चुका हूँ कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में पीटीआईएनआर और इंट्रिंसिक पाथवे में हम एपीटीटी से मॉनिटर करते हैं, राइट। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ जिसमें मैंने प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी होम्योस्टेसिस के बारे में बताया था। उसके बाद हम देखते हैं कि एंटीकोगुलेंट जो हैं इनके क्या क्लिनिकल यूजेस हैं। तो ये डीवीटी में, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, एट्रियल फिब्रिलेशन में, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, डीआईसी यानी डिसैमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन में, हीमोडायलिसिस में और प्रोस्थेटिक हार्ट वेल्व्स में यूज़ होते हैं। यहाँ पे याद रखने की बात यह है कि जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये एज ए प्रोफाइलैक्सिस यूज़ होते हैं, राइट। कोगुलेशन होने के बाद इनका कोई रोल नहीं है, कोगुलेशन होने से पहले इनका रोल है, राइट। इनकी डोज जो है वो डिफरेंट हो सकती है हर डिज़ीज़ में, वो मैं आगे चल के जो इंपॉर्टेंट डिज़ीज़ हैं उनमें डोज जो है वो बता दूंगा। फ़िलहाल आप ये रजिस्टर कर लें कि ये इन सारी कंडीशन में एज अ प्रोफाइलैक्सिस यूज़ होती हैं, राइट। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।